ये कहानी 1991 की सच्ची घटना पर आधारित है, जब अफ्रीका के एक देश सोमालिया के रहने वाले कुछ लोग सरकार का विरोध करना शुरू करते हैं, जो आगे जाकर सिविल वार का रूप ले लेता है। इस मूवी का नाम एस्केप फ्रॉम मोगादिशु है। इस मूवी को IMDb पर 7.4 की रेटिंग मिली है और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत एयरपोर्ट से होती है, जहाँ साउथ कोरिया का काउंसलर कैंग एक ब्रीफकेस लेकर सोमालिया पहुंच जाता है। उस ब्रीफकेस में सोमालिया के प्रेसिडेंट सियाद बरी के लिए कुछ तोहफे मंगाए गए हैं। कैंग उस ब्रीफकेस को साउथ कोरिया के एम्बेसडर हैन को दे देता है, जिसे लेकर एम्बेसडर हैन अपने दो साथियों के साथ में प्रेसिडेंट ऑफिस की तरफ चले जाते हैं। लेकिन रास्ते में कुछ लोग उन्हें रोककर उनका वो ब्रीफकेस उनसे छीन लेते हैं। उनकी गाड़ी भी अब चलने के हालत में नहीं होती है, जिस वजह से उन्हें पैदल ही प्रेसिडेंट ऑफिस की तरफ जाना पड़ता है, जिस वजह से वो लेट हो जाते हैं। ये मीटिंग साउथ कोरिया के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था, जिसके लिए साउथ कोरिया ने 3 महीने पहले से ही अपॉइंटमेंट लिया था, लेकिन अब वो कैंसिल हो चुका था। तभी एम्बेसडर हैन देखते हैं कि नॉर्थ कोरिया के काउंसलर रिम प्रेसिडेंट ऑफिस के अंदर जा रहे हैं, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि नॉर्थ कोरिया ने उनका काम खराब किया है। इसी बीच नॉर्थ कोरिया के काउंसलर जी ब्रीफकेस चोरी करने वालों पर जाता है, जिन्हें वो कुछ पैसे देकर उनसे वो ब्रीफकेस ले लेता है। और वो लोग जब उस ब्रीफकेस को खोल कर देखते हैं तो उन्हें सिर्फ सोमालिया से जुड़े हुए कुछ पुराने वीडियोस और कुछ पुराने एंटीक पीस मिलते हैं, जो सोमालिया के पुराने इतिहास से जुड़े हुए हैं। जिसे देखकर एम्बेसडर रिम कहते हैं कि साउथ कोरिया का अपॉइंटमेंट कैंसिल कराकर और ब्रीफकेस चोरी करवाने का कोई फायदा नहीं हुआ। अगले दिन सुबह कैंग एक अमेरिकन प्रेस रिपोर्टर पास जाता है, जहां उसे कुछ रिबेल्स के फोटोग्राफ्स मिलते हैं। रिबेल्स सोमालिया के विरोधी संगठन से जुड़े हुए लोगों को कहा जाता है। कैंग उन फोटोग्राफ्स को एम्बेसडर हैन को दिखाता है, जिसे देखकर उन्हें शक होता है कि नॉर्थ कोरिया रिबेल्स को गन सप्लाई कर रहा है, ताकि वो सोमालिया के प्रेसिडेंट सियाद बरे को हटा सके। इसीलिए एम्बेसडर हैन सोमालिया के फॉरेन मिनिस्टर से मिले जाते हैं, ताकि वो उन्हें रिबेल्स के होने वाले हमले के बारे में बता सके, जिससे घबराकर प्रेसिडेंट सियाद बरे को साउथ कोरिया की मदद लेनी पड़े, जिसके बदले में उनको UN की मेंबरशिप में साउथ कोरिया की मदद करनी पड़ेगी। और जब एम्बेसडर हैन की मुलाकात फॉरेन मिनिस्टर से होती है, तब वो उन्हें बताते हैं कि नॉर्थ कोरिया रिबेल्स को गन सप्लाई कर रहा है। साथ ही वो कुछ फोटोग्राफ्स भी दिखाते हैं, जिसे देखकर फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं कि ये सब कुछ अफवाह है। वो जानते हैं कि साउथ कोरिया UN की मेंबरशिप के लिए ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो ऐसे सफल नहीं हो पाएंगे। अगर वो चाहे तो साउथ कोरिया का काम करवा सकता है, क्योंकि वही सियाद बरे के लिए स्पीच तैयार करता है, साथ ही फॉरेन की सारी पॉलिसी को कंट्रोल करता है। इसके बदले में उन्हें $50,000 की स्कॉलरशिप उनके दोनों बच्चों को देना पड़ेगा, जो IT की पढ़ाई US में करते हैं। ये सब सुनकर एम्बेसडर हैन और काउंसलर चौंक जाते हैं, और वो दोनों बाहर आकर डिसाइड करते हैं कि वो लोग फॉरेन मिनिस्टर को पैसे दे देंगे, क्योंकि उन्हें किसी भी हालत में UN की मेंबरशिप चाहिए। तभी कैंग और एम्बेसडर हैन की नजर फॉरेन मिनिस्टर पर पड़ती है, जो साउथ कोरिया के साथ डील कर चुका है, और वो उनसे पैसे लेकर वहां से जा रहा है। ये देखकर एम्बेसडर हैन एम्बेसडर रिम को रोक कर उनसे बहस करने लगते हैं। एम्बेसडर रिम कहते हैं कि साउथ कोरिया भी अफवाह फैला रहा है कि उन्होंने रिबेल्स को गन सप्लाई किया है, लेकिन हैन कहते हैं कि ये सब कुछ न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है। पर रिम कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, उन्होंने रिबेल्स को कोई भी गन सप्लाई नहीं किया है, और उन्हें लगता है कि साउथ कोरिया ये सारी अफवाह फैला रहा है ताकि उन्हें UN की मेंबरशिप मिल जाए। तभी बाहर से अब गोले चलाने की आवाज आने लगती है, और उन्हें पता चलता है कि रिबेल्स ने पूरे शहर पर हमला कर दिया है, और उनकी मांग है कि सरकार ने जितने भी इस्लामिक नेताओं को पकड़ा है उन्हें छोड़ दिया जाए। ये देखकर सभी लोग छिप जाते हैं। अगले दिन सुबह सभी कंट्रीज के एम्बेसी के पास में USC का फैक्स आता है। USC सोमालिया की अब नई पॉलिटिकल पार्टी है, जिसको रिबेल्स ने बनाया है। उस फैक्स में लिखा होता है कि जितने भी इंटरनेशनल सपोर्ट सियाद बरे की गवर्नमेंट को दिए गए, उनका सिर्फ गलत इस्तेमाल किया गया, जिससे किसी को भी अपना अधिकार नहीं मिला। उनका सिर्फ एक ही मकसद है, और वो है इस करप्ट गवर्नमेंट को ख़त्म करना, और अगर कोई भी देश इसमें दखल देगा तो वो उनका दुश्मन माना जाएगा। ये पढ़कर सभी कंट्रीज की एम्बेसी घबरा जाती है, और एम्बेसडर हैन तय करते हैं कि वो अपनी वाइफ को वापस साउथ कोरिया भेज देंगे, ताकि वो वहाँ पर सेफ हो जाए, जिसके लिए वो अगले दिन बाहर जाते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि वहाँ हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है, वहाँ पर लूटपाट और चोरी हो रही है, और उनकी खुद की करेंसी की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। साथ ही वहाँ पर सारे ट्रैवल एजेंसी और बैंक्स बंद हो चुके हैं, और सोमालिया में सिर्फ डॉलर्स की कीमत रह गई है। जिसके बाद वो लोग वापस एम्बेसी आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर विद्रोही उनके एम्बेसी पर हमला कर देते हैं। वो लोग नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों के एम्बेसी पर हमला करते हैं, और एम्बेसी को जलाने की भी कोशिश करते हैं, जिसे रोकने के लिए वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है। लेकिन रिबेल्स का पूरा ग्रुप उन पर हमला कर देता है और उनसे लड़ने की कोशिश करता है। साथ ही रिबेल्स रेडियो पर अनाउंसमेंट करते हैं कि जो कोई भी प्रेसिडेंट बरे और उनके साथियों का गला काटेगा उसे इनाम दिया जाएगा, और जो भी पुलिसकर्मी सोमालिया में काम करता है वो अपने आप को सरेंडर कर दे, जिसके बदले में
उनकी फैमिली को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। ये सुनकर सभी लोग समझ जाते हैं कि यहाँ के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसीलिए कैंग आर्मी चीफ के पास जाता है ताकि वो वहाँ से पुलिस प्रोटेक्शन मांग सके। लेकिन वहाँ पर एक आर्मी ऑफिसर उसे किसी से मिलने नहीं देता, जिससे तंग आकर कैंग उसे लड़ जाता है और उसे वो सारे बाहर के हालात बताता है, जिसके बाद कैंग को पैसों के बदले में पुलिस प्रोटेक्शन मिल जाती है। और अब यहाँ पर यूएससी यानी रिबेल्स का पूरा ग्रुप सोमालिया पर कब्जा जमा चुका है, जहाँ वो सभी लोगों को गन्स बांटना शुरू करते हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल होते हैं। जिसके बाद वो हर एक पुलिस ऑफिसर को बिना कपड़ों के बच्चों के हाथों गोली मरवा देते हैं। इसी बीच एम्बेसडर हैन और सभी एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें ट्रैवल करने से मना कर दिया जाता है क्योंकि उनके पास में ट्रैवल पासेस नहीं होते, जिसके लिए उन्हें साउथ कोरिया का अप्रूवल चाहिए था। दरअसल एम्बेसडर हैन का कॉन्टैक्ट साउथ कोरिया से टूट चुका था और वहाँ के गवर्नमेंट को यहाँ के हालात के बारे में नहीं पता होता, इसीलिए उनके पास में अप्रूवल लेटर नहीं होता जिसके ज़रिए वो लोग यहाँ से ट्रैवल कर सके। और वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ कोरियंस को भी एयरपोर्ट से वापस भेज दिया जाता है। तभी वो देखते हैं कि उनके पास खाना भी ख़त्म हो चुका है और उनके पास में ट्रैवल पासेस भी नहीं है जिसके ज़रिए वो लोग वापस नॉर्थ कोरिया जा सके। तब जी कहता है कि उसने ट्रैवल पासेस के लिए अपने आदमियों को भेजा है जिन्होंने ब्रीफकेस चुराया था। तभी जी के आदमी एम्बेसी के बाहर पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही जी उनके लिए एम्बेसी का दरवाज़ा खोलता है वो लोग रिबेल्स को बुला लेते हैं। दरअसल वो लोग भी अब रिबेल बन चुके हैं। तभी उनमें से एक विद्रोही एक लड़की से बदतमीजी करने की कोशिश करता है, जिसे रोकने के लिए जी उसे मारता है, लेकिन ये देखकर सभी रिबेल्स जी को मारना शुरू कर देते हैं और वो लोग उनके एम्बेसी को पूरी तरह से लूट कर वहाँ से जाने लगते हैं। और जाने से पहले ये कह कर जाते हैं कि अगर वो लोग कुछ देर में इस एम्बेसी को खाली नहीं करेंगे तो वो लोग यहाँ पर दोबारा आएंगे। ये देखकर एम्बेसडर रिम कहते हैं कि वो लोग यहाँ से चाइनीज़ एम्बेसी जाएंगे, लेकिन जी कहता है कि उनके पास तो पासेस नहीं है और इसके बिना वो लोग उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। एम्बेसडर रिम कहते हैं कि वो लोग वहाँ पर गिरफ्तार होकर ज़्यादा सेफ रहेंगे, इसीलिए वो लोग छिपते हुए चाइनीज़ एम्बेसी की तरफ चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पर भी रिबेल्स ने हमला कर दिया होता है, इसीलिए उनको वापस आना पड़ता है और अब नॉर्थ कोरियंस के पास में कोई भी चारा नहीं बचता, इसीलिए उनको मजबूरन साउथ कोरियन की एम्बेसी पर जाना पड़ता है। लेकिन एम्बेसडर हैन उन्हें अंदर आने से मना कर देते हैं। तभी वहाँ पर रिबेल्स पहुँच जाते हैं जो नॉर्थ कोरियंस पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन एम्बेसी के गार्ड्स उन सबकी जान बचा लेते हैं। तब एम्बेसडर रिम कहते हैं कि हमारे साथ में औरतें और बच्चे हैं और उनके पास में कोई भी हथियार नहीं है। ये सब देखकर एम्बेसडर हैन मान जाते हैं और उन सबको एम्बेसी के अंदर बुला लिया जाता है। इसी बीच गार्ड्स कैंग से और पैसे मांगने लगते हैं और वो लोग कहते हैं कि उन्हें हर एक आदमी के हिसाब से पैसे चाहिए, लेकिन कैंग उन्हें और पैसे देने से मना कर देता है क्योंकि वो लोग इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसके बाद सभी लोग डिनर करना शुरू कर देते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरियंस डिनर नहीं करते, जिसको देखकर एम्बेसडर समझ जाते हैं कि नॉर्थ कोरियंस को लगता है कि उनके खाने में कुछ मिलाया गया है। इसीलिए एम्बेसडर हैन अपने खाने को एम्बेसडर रिम से बदल लेते हैं और उन्हें वो खाना खा के दिखाते हैं, जिसे देखकर सभी नॉर्थ कोरियंस डिनर करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच जब सभी लोग सो रहे होते हैं तभी गार्ड्स एम्बेसी को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं और जी उन सबको जाते हुए देख लेता है। और वहीं दूसरी तरफ कैंग नॉर्थ कोरियंस का कन्वर्जन सर्टिफिकेट बना रहा होता है, जिसकी मदद से वो लोग नॉर्थ कोरिया के सारी खुफिया जानकारी को निकाल सके। लेकिन जी उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और उन सारी पेपर्स को जला देता है, जिससे उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और उनकी आवाज़ सुनकर सभी लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तब जी उन सबको बताता है कि कैंग उन सब का कन्वर्जन सर्टिफिकेट बना रहा था। साथ ही उनको ये बताता है कि गार्ड्स उनकी एम्बेसी को छोड़कर जा चुके हैं। कुछ देर बाद दोनों एम्बेसडर इस बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ एम्बेसडर हैन एम्बेसडर रिम से माफ़ी मांगते हैं। वो कहते हैं कि उनको ये नहीं पता था कि कैंग ऐसा करने वाला है, नहीं तो वो उसे ऐसा करना नहीं देते। और अब दोनों एम्बेसडर मिलकर तय करते हैं कि वो लोग यहाँ से बाहर निकलने में एक दूसरे की मदद करेंगे, क्योंकि उनकी खुद की एम्बेसी भी अब सिक्योर नहीं है। इसीलिए दोनों ही एम्बेसडर और काउंसलर मिलकर तय करते हैं कि साउथ कोरिया इटली से हेल्प मांगने के लिए जाएगा और नॉर्थ कोरिया इजिप्ट से हेल्प मांगने जाएगा। और अगर दोनों ही कंट्रीज़ को हेल्प मिल जाती है तो वो लोग यहाँ से सेफली निकल पाएंगे, और अगर इनमें से किसी एक कंट्री को अगर हेल्प मिल जाती है तो वो लोग यहाँ से चले जाएंगे ताकि कुछ लोग जिंदा बच सके। अगले दिन सुबह दोनों एम्बेसडर अपनी गाड़ी में रवाना हो जाते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें कुछ विद्रोही देख लेते हैं और उन पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो लोग उनसे बच कर निकल जाते हैं। एम्बेसडर हान इटालियन एम्बेसी पहुँच जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात एम्बेसडर मारियो से होती है। एम्बेसडर मारियो कहते हैं कि उनके पास अभी एक मेडिकल प्लेन है जो आज शाम 4 बजे यहाँ से रवाना होने वाला है, लेकिन वो लोग नॉर्थ कोरियंस को यहाँ से नहीं भेज सकते क्योंकि उनके देश के साथ में उनका अच्छा रिश्ता नहीं है और वो चाहें तो
सिर्फ साउथ कोरियंस को यहाँ से भेज सकते हैं। कैंग एम्बेसडर हैन से कहता है कि हमें हाथ कह देना चाहिए, लेकिन एम्बेसडर हैन कहते हैं कि हमें नॉर्थ कोरियंस को बचाना होगा, नहीं तो वो लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। तभी कैंग कहता है कि अगर हम उन्हें पहले ही कन्वर्ट करके साउथ कोरियंस बना दिए होते तो आज वो लोग हमारे साथ जा सकते थे। ये सुनकर एम्बेसडर हैन एक तरीका निकालते हैं। वो एम्बेसडर मारियो से कहते हैं कि वो सारे नॉर्थ कोरियंस कन्वर्ट होकर साउथ कोरियंस बन चुके हैं। इसी बीच नॉर्थ कोरियंस इजिप्ट की एम्बेसी पहुंच जाते हैं, लेकिन इजिप्ट के एम्बेसडर कहते हैं कि उनके पास कोई भी प्लान नहीं है जिसके जरिए वो उनकी हेल्प कर सके। और वहीं दूसरी तरफ एम्बेसडर मारियो की बात इटली के गवर्नमेंट से होती है, जहां उन्हें बताया जाता है कि साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ने इटली की गवर्नमेंट से ऑफिशियली रिक्वेस्ट किया है कि वो सभी कोरियंस को सोमालिया से निकालने में उनकी मदद करे, इसीलिए उनको आज शाम 4 बजे तक यहाँ पहुँचना पड़ेगा। दरअसल एम्बेसडर हैन ने एम्बेसडर मारियो से झूठ कहा ताकि वो सभी नॉर्थ कोरियंस की जान बचा सके, जिसके कुछ देर बाद दोनों ही एम्बेसडर एम्बेसी पहुँच जाते हैं, जहाँ एम्बेसडर रिम बताते हैं कि उनको इजिप्ट की तरफ से कोई भी हेल्प नहीं मिली, लेकिन एम्बेसडर हैन कहते हैं कि उनको इटालियन एम्बेसी से हेल्प मिल चुकी है और अगर वो चाहे तो वो उनके साथ चल सकते हैं। और कुछ देर सोचने के बाद एम्बेसडर रिम उनके साथ जाने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनको डर लग रहा होता है कि वो लोग यहाँ से कैसे बच कर निकल पाएंगे क्योंकि हर तरफ रिबेल्स फैले हुए हैं। तभी एम्बेसडर रिम को एक आइडिया आता है और वो लोग बहुत सारी बुक्स को गाड़ियों पर चिपकाना शुरू कर देते हैं ताकि गन की बुलेट्स उनकी गाड़ी को कम से कम नुकसान पहुंचाए, और गाड़ी की खिड़कियों पर कपड़े में मिट्टी भरकर लटका देते हैं ताकि गोलियां गाड़ी के अंदर ना जा पाए। तभी 1 बज जाते हैं। दरअसल 1 बजे सभी विद्रोही नमाज पढ़ते हैं और उस वक्त कोई भी विद्रोही उन पर हमला नहीं करेगा और इस समय का फायदा उठाकर वो लोग वहां से बचकर निकल जाएंगे। तभी सभी लोग अपनी गाड़ियों में बैठकर एम्बेसी से निकल जाते हैं और वो लोग इस काम में कामयाब भी हो जाते हैं क्योंकि सभी विद्रोही नमाज पढ़ रहे होते हैं और कोई भी उन पर गोलियां नहीं चलाता। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उनको एक चेक पोस्ट पर रुकना पड़ता है। कैंग उनमें से एक सोल्जर को अपना पासपोर्ट दिखाता है। इसी बीच गोंग, जो एम्बेसडर हैन का सेक्रेटरी है, वो सफ़ेद झंडा जो शांति का प्रतीक होता है उसे अपनी कार से निकालता है, लेकिन कार से निकालते वक्त वो झंडा अंदर रह जाता है और दूर से देख रहे सोल्जर्स को लगता है कि वो एक गन है, इसलिए वो लोग गाड़ियों पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। कैंग अपनी गाड़ी को रिवर्स लेने लगता है जिससे पीछे खड़ी गाड़ियों को जोरदार झटका लगता है। सोल्जर्स अपनी फायरिंग जारी रखते हैं। उनकी गाड़ियों पर बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रही होती है, लेकिन बुक्स उनकी गाड़ियों को बहुत हद तक बचा पा रही थी। वो लोग वहां से निकल जाते हैं, लेकिन एक आर्मी की गाड़ी उनका पीछा करने लगती है और उन पर गोलियां चलाने लगती है। रास्ते में उनका सामना रिबेल्स से हो जाता है जो उनकी गाड़ी को आग लगा देते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग किसी तरह से उनसे बचकर इटालियन एम्बेसी पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां भी आर्मी और रिबेल्स उनका पीछा नहीं छोड़ते और वहां पर पहुंचकर फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन इटालियन एम्बेसी के सोल्जर्स उन सब की जान बचा लेते हैं। साथ ही आर्मी और रिबेल्स को वार्निंग देते हैं कि अगर उन्होंने इटालियन प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया तो उन पर रिवर्स फायरिंग किया जाएगा। और कुछ देर बाद उन सभी कोरियंस को इटालियन एम्बेसी के अंदर ले आया जाता है, लेकिन इस फायरिंग में काउंसलर जी की मौत हो जाती है और उनके प्लेन को अगले दिन के लिए शेड्यूल कर दिया जाता है। अगले दिन सुबह उन सभी कोरियंस को सेफली एयरपोर्ट ले जाया जाता है। इसके कुछ देर बाद उनका प्लेन सोमालिया से टेक ऑफ करके वहां से 500 किलोमीटर दूर केन्या में लैंड करता है, जहां पर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों के चीफ उस प्लेन का इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन साउथ कोरिया के चीफ का सिर्फ एक ही इरादा होता है कि वो किसी तरह से भी उन कन्वर्टेड कोरियंस को अपने साथ ले आ सके। दरअसल एम्बेसडर हैन और कैंग जानते थे कि कभी भी नॉर्थ कोरियंस कन्वर्ट होकर साउथ कोरियंस नहीं बनेंगे, इसीलिए उन्होंने अपने सरकार से झूठ कहा कि सभी लोग कन्वर्ट होकर साउथ कोरिया बन चुके हैं। और वो लोग जानते थे कि केन्या में जो अफ्रीका के अंदर आता है, यहाँ पर कोई भी कोरियंस का राज नहीं चलता। एम्बेसडर हैन नॉर्थ कोरियंस को आखिरी में निकलने को कहते हैं और वहाँ से निकलने से पहले उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। इसी बीच साउथ कोरियन के चीफ एम्बेसडर हैन से कन्वर्टेड कोरियंस के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन एम्बेसडर हैन और कैंग उनका ध्यान भटकाते हैं और उन्हें मीडिया के पास ले आकर उन्हें बिजी रखते हैं। यहाँ नॉर्थ कोरियंस अपने चीफ से मिलकर वहाँ से जाने लगते हैं, जिसके कुछ देर बाद दोनों ही देश के लोग अपनी बसों में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और नौटंकी एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।